दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गांव की लहंगे वाली की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, कानपुर नाम के एक गांव में मोहिनी नाम की एक लालची लड़की रहा करती थी। वो हमेशा चोर बाजार से पुराने लहंगे खरीद कर लाया करती थी और वो उन्हें धोकर उनमें केमिकल मिलाकर उन्हें बिल्कुल नए जैसा बना देती थी और फिर उन्हें बाजार में जाकर बेच देती थी। इस तरह मोहिनी लोगों को बेवकूफ बनाकर बहुत सारे पैसे कमा रही थी। फिर एक दिन मोहिनी बाजार में लहंगे बेच रही थी कि तभी उसे सपना नाम की एक परी दिखाई देती है और वो सोचती है, अरे वाह, लगता है ये परी यहाँ शॉपिंग करने आई है। चलो आज इसे बेवकूफ बनाकर मैं अच्छे पैसे कमा सकती हूँ। तभी मोहिनी सपना परी को आवाज देकर अपने पास बुला लेती है। देखिए परी जी, मेरे पास कितने सुंदर सुंदर लहंगे हैं, एक से बढ़कर एक। अरे वाह, मैं तो लहंगे ही खरीदने आई थी यहाँ पर। चलो मुझे कोई अच्छा सा लहंगा दिखाओ, कल मुझे शादी में पहन कर जाना है। फिर मोहिनी सपना परी को ढेर सारे लहंगे दिखाने लगती है और उसमें से सपना परी एक लहंगा पसंद कर लेती है और मोहिनी से कहती है, अच्छा ये बताओ, ये वाला लहंगा कितने का है? इस लहंगे के बदले आपको पूरे 10 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। क्या? अरे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। ये लहंगा हाथों से बनाया हुआ है। इतने सुंदर लहंगे बाजार में आपको किसी भी दुकान पर नहीं मिलेंगे परी जी। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दे देती हूँ। उसके बाद सपना परी मोहिनी को 10 सोने के सिक्के देकर वहाँ से लहंगा खरीद कर लेकर चली जाती है। इस तरह मोहिनी सपना परी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बेवकूफ बनाकर उसे ठग लेती है। फिर अगले दिन सपना परी उस लहंगे को पहनकर शादी में जाती है, लेकिन तभी अचानक चलते हुए वो लहंगा फट जाता है और ये देखकर वहाँ मौजूद दूसरी परियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। अरे सपना, ये लहंगा तू कहाँ से लेकर आई है? लगता है ये लहंगा तूने पृथ्वी की किसी सस्ती दुकान से खरीदा है। इसमें तो जरा भी क्वालिटी नहीं है। हाँ रीमा, तू बिल्कुल ठीक कहती है। ये सपना तो एक नंबर की बेवकूफ है। जरूर किसी दुकान वाले ने इसकी शक्ल देखकर इसे बेवकूफ बना दिया होगा। इस तरह अपनी बेइज्जती होते देखकर सपना परी को बहुत बुरा लगता है और उसे मोहिनी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। मैं उस दुकान वाली को नहीं छोड़ूंगी, उससे सबक सिखाने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। फिर अगले दिन सपना परी मोहिनी की दुकान के पास पहुंच जाती है और शाम को जैसे ही मोहिनी दुकान बंद करके अपने घर जाती है कि तभी सपना परी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि मोहिनी ढेर सारे पुराने लहंगे इकट्ठे करके उन्हें धोने के लिए ला रही है। अब मैं अपने खास केमिकल से इन सभी लहंगों को दोबारा बिल्कुल नए जैसा चमका दूंगी, जिस वजह से मेरे लहंगे 4-5 दिन तक बिल्कुल नए जैसे रहते हैं, जिस वजह से लड़कियां आसानी से बेवकूफ बनकर इन्हें खरीद लेती हैं। अच्छा, तो ये बात है बेटा, ये तो बहुत ही बड़ी लालची और धोखेबाज निकली। इसकी अकल तो ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। फिर सपना परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से वहाँ एक जादुई पाउडर प्रकट कर देती है। तभी मोहिनी किसी काम से दूसरे कमरे में चली जाती है। ये मौका देखकर सपना परी फौरन अपने जादुई पाउडर को बाल्टी में रखे कपड़ों में मिलाकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। उसके बाद मोहिनी अपने सारे लहंगों को धोकर बिल्कुल नए जैसा चमका देती है। अगले दिन उन सभी लहंगों को लेकर
मोहिनी बाजार में बेचने के लिए पहुंच जाती है और थोड़ी ही देर में मोहिनी के पास लहंगे खरीदने के लिए बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं। लेकिन तभी अचानक सभी लहंगों का रंग फीका पड़ जाता है और एक एक करके वो सभी लहंगे काले पड़ जाते हैं। अरे इसके लहंगे तो एकदम रद्दी हैं। ऐसे घटिया लहंगे हमें नहीं खरीदने। चलो यहाँ से चलते हैं। इस तरह वो सभी लड़कियाँ मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर मोहिनी घबराकर सोचती है, अरे ये सब क्या हो गया? अचानक मेरे सारे लहंगे काले क्यों पड़ गए? ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। फिर अगले दिन से सपना परी रोज मोहिनी के घर के कपड़े की बाल्टी में अपना जादुई पाउडर मिलाकर उसके लहंगे खराब करना शुरू कर देती है। इस तरह रोज बाजार जाते ही मोहिनी के सभी लहंगे काले पड़ जाते थे। इस तरह धीरे धीरे मोहिनी का व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ जाता है और वो बिल्कुल कंगाल हो जाती है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अचानक मेरे सारे लहंगे क्यों खराब हो रहे हैं? इतने दिनों से मैंने एक भी रुपए का व्यापार नहीं किया है। अब मैं क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी? मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। इस तरह मोहिनी दुखी होकर रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर सपना परी आ जाती है। मोहिनी, तुम एक नंबर की लालची लड़की हो। तुमने अपने फायदे के लिए गांव की दूसरी लड़कियों को बेवकूफ बनाकर बहुत सारे पैसे कमाए थे ना? इसीलिए मैंने तुम्हें इसकी सजा दी है। मैंने तुम्हारे पानी में अपना जादुई पाउडर मिलाया था, इसीलिए तुम्हारे सारे लहंगे काले होते जा रहे थे। नहीं नहीं परी जी, मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं हमेशा अच्छे, नए और क्वालिटी के लहंगे बेचूंगी। प्लीज तुम ये सब रोक दो परी जी, मुझे माफ कर दो। मोहिनी की ये बात सुनकर सपना परी को उस पर दया आ जाती है और वो उसे माफ कर देती है और वहाँ से वापस अपने परी लोग लौट जाती है। फिर अगले दिन से मोहिनी पूरी तरह से सुधर जाती है और ईमानदारी से अच्छे और सुंदर लहंगे बेचने शुरू कर देती है और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। ये कहानी है अमायरा नाम की एक लड़की की, जो कि कुंजनगर नाम के एक गांव में रहा करती थी। अमायरा बहुत ही गरीब परिवार से थी। अमायरा के पिता बाजार में लड़कियों के सुंदर सुंदर लहंगे बेचा करते थे, लेकिन लहंगे बेचकर जो भी पैसे आते थे, उन पैसों से उनके परिवार का गुजारा ठीक से नहीं हो पाता था। वो रूखी सूखी खाकर ही अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन अमायरा के पिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें बाजार में लहंगे बेचने के लिए जाना पड़ा। वो जब बाजार में लहंगे बेच रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें चक्कर आया और वो बीच बाजार में सड़क पर ही गिर गए। तभी वहाँ से एक बड़ा ट्रक गुजरा और वो उस ट्रक के नीचे आ गए और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। जब ये खबर अमायरा और उसकी माँ तक पहुँची, तो वो लोग भागते हुए वहाँ पर आ गयी। माँ, पिताजी को क्या हो गया है? पिताजी कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं माँ? अमायरा की माँ ने किसी तरह अमायरा को संभाला और विधिवत से अमायरा के पिता का अंतिम संस्कार हो गया। उसके बाद अमायरा और उसकी माँ काफी दुखी रहने लग गई थी। ऐसे ही एक दिन अमायरा को जोरों की भूख लगती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे बेटा, आज पानी पीकर ही सो जा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर अमायरा बहुत उदास हो जाती है और फिर वो पानी पीती है और अपनी माँ की गोद में जाकर सो जाती है। अगले दिन से अमायरा की माँ कुछ लहंगे लेकर उन्हें बेचने के लिए बाजार जाती है। लहंगे ले लो लहंगे, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे लहंगे ले लो। इसी तरह वो लहंगे बेचती है। फिर कुछ लोग उनसे लहंगे खरीदते हैं, जिससे कि अमायरा की माँ के पास कुछ पैसे आ जाते हैं।
और उन पैसों से वो घर में आटा, चावल और दाल लेकर आती है। फिर उस रात को आराम से खाना खाकर वो लोग सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद अमायरा की माँ की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब वो बिस्तर से उठने लायक भी नहीं बची थी। उनके घर में खाने को एक दाना भी नहीं था और अमायरा के पास माँ का इलाज करवाने के लिए 1 रुपए भी नहीं थे और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो बड़े मार्केट से लहंगे खरीद कर ला सके। अब अमायरा के पास काम ढूंढने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। अमायरा काम ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। दोपहर हो गई थी, लेकिन अभी तक अमायरा को कहीं पर भी कोई भी काम नहीं मिला था। वो काफी थक गई थी, इसलिए वो आराम करने के लिए एक बड़े से घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अंदर से एक औरत निकली और उसने अमायरा से कहा, अरे बेटा, क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगी? कैसी मदद काकी? तुम मेरे बगीचे में झाड़ू लगा दो। मेरी कमर में बहुत दर्द है, जिसके कारण मुझसे झुका भी नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं काकी, मैं अभी लगा देती हूँ। उसके बाद अमायरा उस औरत के बगीचे में जाकर झाड़ू मार देती है, जिससे वो औरत बहुत खुश हो जाती है। और वो औरत खुश होने के बाद अमायरा को 50 रुपए का एक नोट देती है। सुनो बेटा, ये लो, ये रख लो। तुमने मेरी आज बहुत मदद की है, इससे तुम कुछ खा लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काकी। क्योंकि अमायरा को अब कुछ पैसे मिल गए थे, इसलिए वो खुश होकर घर वापस जा रही थी। लेकिन तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। उस बूढ़ी औरत ने अमायरा को आवाज लगाई, बेटी रुको तो जरा, मुझ गरीब की मदद कर दे बेटी। मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, भूख के मारे मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। मुझे खाना खिला दे मेरी बेटी। अमायरा उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है और काफी देर तक सोचने के बाद उनसे बोलती है, अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको खाना खिलाती हूँ। अमायरा के पास जो पैसे थे, अमायरा उससे खाना खरीदकर उस बूढ़ी औरत को दे देती है। वो बूढ़ी औरत खाना खाकर बहुत खुश हो जाती है। अमायरा ये सोचते हुए जा रही थी कि आज भी उसे कोई भी काम नहीं मिला और वो आगे बढ़ती है कि तभी उसे पीछे से एक बहुत ही सुरीली आवाज सुनाई देती है, अमायरा, अमायरा। अमायरा पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी परी खड़ी हुई थी। अमायरा परी को देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है, अरे आप कौन हो और आपको मेरा नाम कैसे पता है? मैं परीलोक से आई हूँ, मेरा नाम कैटरीना परी है। मुझे तुम बहुत दुखी लग रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया और सोचा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूं। तुम एक बहुत ही दयालु लड़की हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उसके बाद अमायरा परी को अपने घर के हालात के बारे में सब कुछ बताती है। उसकी बातें सुनकर परी की आंखें नम हो जाती हैं। फिर परी उससे कहती है, मैं तुम्हें एक जादुई पेड़ दूंगी, तुम उससे जो भी मांगोगी वो तुम्हें वो दे देगा। तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे घर की पास वाली नदी में तुम्हें वो जादुई पेड़ मिल जाएगा। अमायरा बहुत खुश होकर अपने घर जाती है। घर जाने के बाद वो देखती है कि उसके घर के पास वाली नदी में एक बहुत बड़ा सा पेड़ है। पेड़ देखकर अमायरा बहुत खुश हो जाती है और वो सोचती है, मैं इस पेड़ से बहुत सारे लहंगे मांगूंगी और उन्हें बेचकर अपनी माँ का इलाज करवाऊंगी। उसके बाद अमायरा उस पेड़ से कहती है, हे जादुई पेड़, तुम मुझे कुछ लहंगे दे दो, मैं उन्हें बेचकर अपना घर चलाऊंगी और अपनी माँ का इलाज भी करवाऊंगी। अमायरा के इतना कहते ही जादुई पेड़ में बहुत सारे लहंगे उग जाते हैं। अमायरा उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह होने पर
अमायरा उन सभी लहंगों को पेड़ से तोड़कर बेचने लगती है। वो लहंगे इतने सुंदर और आकर्षित थे कि सभी लोगों ने उस लहंगे को तुरंत ही खरीद लिया और जो पैसे अमायरा को मिले उन पैसों से अमायरा ने अपनी माँ का इलाज करवाया। जादुई लहंगे का पेड़ उन्हें रोज लहंगे देता था और वो उन्हें बेचकर अपना घर चलाती थी। इसी तरह लहंगे को बेचकर अमायरा और उसकी माँ कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाती है और वो हंसी खुशी जादुई पेड़ के साथ में अपनी जिंदगी जीने लगती है। चंदनपुर नाम के एक गाँव में कोमल नाम की एक लड़की अपनी माँ और पिता के साथ रहती थी। कोमल, महेश और संगीता तीनों एक साथ में हंसी खुशी से रहते थे। महेश ज्यादातर शहर में ही रहता था क्योंकि महेश शहर में एक 5 स्टार होटल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। एक दिन महेश 1-2 दिन के लिए अपने परिवार से मिलने के लिए गांव आता है और आते वक्त कोमल के लिए एक सुंदर सा तोहफा लेकर आता है और उससे कहता है, कोमल बेटा, ये लो तुम्हारा तोहफा। गिफ्ट पाकर कोमल बहुत खुश होती है। ओह वाओ! थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच। और 2 दिन के बाद महेश फिर से शहर चला जाता है और कोमल और संगीता भी अच्छे से रहती हैं। लेकिन एक दिन अचानक संगीता बेहोश होकर गिर जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। फिर जब महेश को इस बात का पता चलता है तो महेश तुरंत ही गांव में आता है जहां पर डॉक्टर उससे कहती है, देखिए महेश जी, पेशेंट के पास बहुत कम वक्त है। उनकी बीमारी का हमारे पास कोई भी इलाज नहीं है। ये एक अनजान बीमारी है और इसके ऊपर अभी तक कोई भी दवा नहीं बनी है। इसलिए अच्छा होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी वाइफ के साथ समय बिताइए। ये सुनकर तो मानो महेश के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो। फिर महेश एक कोने में खड़ा होकर बहुत रोता है। फिर महेश और कोमल संगीता को लेकर घर आ जाती हैं और महेश उसकी अच्छे से देखभाल करने लगता है। कोमल भी महेश के साथ मिलकर अपनी माँ की देखभाल करती है। लेकिन फिर एक दिन, अरे बेटा कोमल, तुम आज से वापस स्कूल जाओ। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी माँ की अच्छे से देखभाल कर लूँगा। अच्छा ठीक है पापा। उसके बाद कोमल जाकर अच्छे से तैयार हो जाती है और स्कूल चली जाती है। वो स्कूल में खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है। लेकिन कोमल के स्कूल से लौटते ही उसने देखा कि उसके पापा उसकी माँ के पास बैठकर रो रहे हैं। और फिर, पापा क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो इतना? माँ तो ठीक है ना पापा? कोमल, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई बेटा। ये सुनते ही कोमल भी जोर जोर से रोने लग जाती है। संगीता की मौत के बाद कुछ दिन बीत गए। फिर महेश के कुछ रिश्तेदार उसे समझाते हैं कि कोमल अभी छोटी है तो उसे इस उम्र में माँ की जरूरत है, इसलिए तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। फिर अपने रिश्तेदारों के बार बार समझाने पर महेश दूसरी शादी कर लेता है। महेश की दूसरी पत्नी का नाम चंदा था। चंदा एक बहुत ही अच्छी औरत थी। चंदा के पहले पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और चंदा की भी कोमल की उम्र की एक लड़की थी जिसका नाम हिमांशी था। शादी के कुछ दिनों बाद ही महेश वापस शहर चला जाता है और अब घर में कोमल, चंदा और हिमांशी ही थी। चंदा अपनी दोनों बेटियों की अच्छे से देखभाल करने लगती है और तीनों एक साथ खुशी से रहती हैं। कोमल को कभी भी नहीं लगा कि चंदा उसकी सौतेली माँ है। इधर चंदा ने भी कभी भी कोमल को सौतेली होने का एहसास नहीं करवाया। वो अपनी दोनों बेटियों को बराबर प्यार करती थी। लेकिन फिर एक दिन चंदा को महेश का कॉल आता है। हेलो चंदा, मैं इस महीने गांव कुछ भी पैसे नहीं भेज सकता।
क्यों जी, क्या बात है? चंदा, 15 दिन हुए मेरी नौकरी चली गई है और मैं एक नई नौकरी की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी नौकरी नहीं मिली है। ठीक है जी, हम यहाँ पर कुछ न कुछ कर ही लेंगे। आप यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप बस अपना अच्छे से ख्याल रखिए। ठीक है चंदा, अब मैं फोन रखता हूँ। और फिर चंदा उस दिन ये सोचती है कि क्या किया जाए। फिर उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, तो वो अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाकर उनसे कहती है, बेटा कोमल और हिमांशी, तुम्हारे पापा का भी फोन आया था। क्या हुआ माँ, सब कुछ ठीक तो है ना? आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? माँ बोलो ना। बेटा, तुम्हारे पापा की नौकरी चली गई है और वो इस महीने हमें कुछ भी पैसे नहीं भेज सकते, इसलिए हमें कुछ न कुछ करना होगा। अरे माँ, आपको तो हर तरह के लहंगे सिलने आते हैं, क्यों ना हम तीनों मिलकर वही काम करते हैं? हाँ बेटा, मैंने भी तुम दोनों को यही बताने के लिए बुलाया था और तुमने वही कह दिया। लहंगा सिलने का काम? आप दोनों को लहंगा सिलना आता है क्या? हाँ बेटा, मैं जब मेरे मायके में थी तभी मैंने लहंगा सिलना सीखा था और शादी के बाद घर बैठकर मैं यही काम करने लगी थी और मुझे देखते देखते हिमांशी भी ये काम सीख गई। लेकिन माँ, मुझे तो लहंगा सिलना नहीं आता है। बेटा, मैं हूँ ना, मैं सिखा दूंगी तुम्हें लहंगा सिलना। चंदा शादी के बाद आते वक्त अपने साथ जो कुछ पैसे लेकर आई थी, तो उन पैसों से ही चंदा ने एक दुकान किराए पर लेकर लहंगे सिलने की दुकान खोल ली। चंदा और हिमांशी को लहंगा सिलना आता था, वो दोनों अच्छे से लहंगे सिलने लगी और जब वक्त मिलता तब चंदा कोमल को भी लहंगा सिलने का काम सिखाती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब कोमल को हर तरह के लहंगे सिलना आ गया था। उन तीनों माँ बेटी की डिजाइन इतने अच्छे होते थे कि कुछ ही दिनों में इनके बनाए हुए लहंगों की तारीफ सभी जगहों पर होने लगी। फिर चंदा की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी। फिर एक दिन उसकी दुकान पर एक औरत आती है। मैडम, मैंने आपकी दुकान की बहुत ही तारीफ सुनी है। धन्यवाद मैडम, कहिए आपको किस तरह का लहंगा चाहिए? मैडम, हमें हमारे शॉप में बेचने के लिए हर तरह के स्टाइलिश पूरे 200 लहंगे चाहिए। 200 लहंगे? हाँ मैडम, क्या हुआ, आपसे ये ऑर्डर नहीं हो पाएगा क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर आया है ना, इसलिए। ठीक है, आप मुझे 20 दिन में 200 लहंगे बनाकर दे दीजिएगा। ठीक है मैडम, आपका काम हो जाएगा। ये लीजिए आपका एडवांस। फिर वो औरत वहाँ से चली जाती है। फिर चंदा, कोमल और हिमांशी ने दिन रात मेहनत करके 200 लहंगों का ऑर्डर 15 दिनों में ही पूरा कर दिया और कुछ दिन घर में ही आराम करने लगी। फिर 2 दिन आराम करने के बाद जब वो फिर से दुकान पर गयी, तो दुकान में ऑर्डर के सारे लहंगे चोरी हो गए थे। ये देखकर तीनों माँ बेटियाँ रोने लगी और हाय, हमने इतनी मेहनत से इतना बड़ा ऑर्डर पूरा किया था, लेकिन सारे लहंगे चोरी हो गए। अब हम उस मैडम को क्या जवाब देंगे? तभी वहाँ पर एक लहंगा था। जब से दुकान खुली थी तब से किसी ने भी उसे नहीं खरीदा था। तभी वो लहंगा अचानक से बोलने लग गया। सुनो चंदा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये कौन बोल रहा है? कौन है यहाँ पर? यहाँ देखो, मैं एक लहंगा हूँ। जब चंदा ने वहाँ देखा तो वो एक लहंगा था। चंदा को अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो कैसे बोल सकता है। अरे, तुम कैसे बोल सकते हो?
चंदा, मैं कोमल की माँ का जादुई लहंगा हूँ। मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। रुको। फिर वो लहंगा अपने जादू से चोरी हुए सारे लहंगे को वापस लेकर आ जाता है। फिर ये देखकर चंदा, हिमांशी और कोमल बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। फिर 2 दिन बाद वो मैडम आकर उन्हें पूरे पैसे दे देती हैं और अपना ऑर्डर लेकर वहाँ से चली जाती है। जादुई लहंगे की वजह से चंदा का बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया था। फिर चंदा ने वो लहंगा अपने घर में सुरक्षित रख दिया और महेश को भी फोन करके वापस गांव बुला लिया और उसका लहंगे का बिजनेस भी बहुत अच्छे से चलने लगा। फिर सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अब उन लोगों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर वो लोग हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।